हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैथ की जो हमारी बेसिक क्लासेस चल रही है, जिसके अंदर हमने लास्ट क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था जो नंबर सिस्टम, और उसके अंदर हमने कुछ नंबर्स के ऊपर डिस्कस किया था। हमने नंबर सिस्टम को डिफ्रेंशिएट किया था, किस किस पार्ट में हमने नंबर सिस्टम को देखा था, कुछ नंबर्स का हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर कुछ संख्याएँ हमारी आई थी। अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इसी के अंदर कुछ नंबर्स को और पढ़ते हैं। इसी नंबर सिस्टम के अंदर ही हम उन्हीं के कुछ सब पार्ट को और देखेंगे कि उसके अंदर और कौन कौन से नंबर हमारे आते हैं। ओके, जैसे मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया था 2 नंबर्स में। कौन कौन से किए थे बेटा? नंबर सिस्टम को हमने 2 नंबर में किया था। कौन कौन से नंबर थे? एक तो था हमारा रियल नंबर। कौन सा था? एक था रियल, जिसको हमने कहा था वास्तविक संख्या। क्या कहा था? वास्तविक संख्या कहा था। और एक हमने पढ़ा था इसके अंदर इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर मैंने आपको बताया आयोटा से शो किया जाता है इसको। किससे? आयोटा से। और इसको कहते हैं काल्पनिक नंबर। क्या कहते हैं? काल्पनिक नंबर। अब इसी के अंदर अगर इन दोनों को एक साथ लिखा जाए, देखो यहां पर नंबर सिस्टम का मतलब तो हो गया रियल और इमेजनरी दोनों आने चाहिए, लेकिन अगर मैं रियल नंबर को और इमेजनरी नंबर को एक साथ एक ही फॉर्म में, मतलब एक ऐसी फॉर्म बनाओ जिसमें रियल भी आ रहा है और इमेजनरी भी आ रहा है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। क्या कहते हैं उसको हम? एक नंबर आता है, इन दोनों की एक फॉर्म बन के आती है, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हिंदी में कहेंगे सम्मिश्र संख्या। क्या कहेंगे? सम्मिश्र संख्या। ये सम्मिश्र संख्या क्या होती है? सम्मिश्र संख्या के अंदर जैसे मान लो मैंने लिख दिया 5 प्लस 2 आयोटा लिख दिया। ये 2 आयोटा क्या है? आयोटा का मतलब हो गया हमारे पास कौन सा नंबर? इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर के अंदर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे रूट के अंदर जो नंबर आता है -5 लिख दिया सपोज। ये हमारा क्या होता है? इमेजनरी नंबर। इसको हम आयोटा से डिनोट करते हैं। तो ऐसी फॉर्म आती है। अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, इसके मानक रूप की बात करें, तो a प्लस बी आयोटा लिखा जाता है। कैसे लिखा जाएगा? a प्लस बी आयोटा लिखा जाएगा। ये हमारी सम्मिश्र संख्याएं होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं? रियल और वास्तविक संख्याएं और इमेजनरी काल्पनिक संख्या का एक कंबाइंड रूप होता है, और इसी को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, सम्मिश्र संख्या। ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इस फॉर्म में दिया जाता है क्वेश्चन, या फिर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आता है 5 प्लस 2 रूट -5। इसको, ये कौन सी संख्या है? इसको हम कौन सी संख्या बोलेंगे? ये आपको दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो काल्पनिक नंबर होते हैं, जो इमेजनरी नंबर होते हैं, उसकी फॉर्म कैसी होती है? रूट के अंदर अगर माइनस की वैल्यू आती है, उसको हम क्या कहते हैं? काल्पनिक नंबर कहते हैं। ये हमारा एक इसका रूप है। ठीक है, इसको आगे ले जाते हुए हम और कुछ नंबर्स देखते हैं। आपने पहली क्लास अच्छे से देखी होगी, आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा ना। जैसे देखो, ज़्यादा टफ नहीं होता है, बेसिक चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है, हम आराम से इसको करेंगे। और क्वेश्चन किस टाइप में पुट होता है? देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रीवियस क्लास में भी हमने ये बात की थी कि क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आपसे ये थोड़ी पूछेगा कि रियल नंबर क्या है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा बेटा रियल नंबर क्या है, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा आपसे। क्वेश्चन बनाएगा उसी में से, जैसे हम आज जो पार्ट पढ़ रहे हैं उनमें से क्वेश्चन आते हैं। जो प्रीवियस क्लास थी वो तो था बेस कि नंबर्स किस टाइप में होते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, संख्याओं को कैसे हम विभाजित करते हैं, ये सब हमने पहले पढ़ लिया। लेकिन अब जो आ रहा है ना, उसके अंदर आपके पास जो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन का जो फॉर्म होती है, अगर आपके पास कोई भी प्रैक्टिस सेट के लिए कोई भी बुक वगैरह कुछ है अगर आपके पास, उसमें क्वेश्चन को आप देखना कि क्वेश्चन की फॉर्म कैसे होती है। तो क्वेश्चन की फॉर्म देखो, समझो, जैसे इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वो होता है हमारा इंटीजर्स का। किसका रहता है? इंटीजर का। इंटीजर्स, जिसको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। और ये मैंने आपको अच्छे से, इसको मैंने अच्छे से क्लियरफाई किया था कि इंटीजर्स या पूर्णांक होते क्या हैं। देखो, हमारे पास 2 संख्याएं होती है, नॉर्मल सी चीज है, हमारे पास 2 संख्याएं, 2 टाइप की संख्याएं होती है। वैसे तो मैंने आपको एक होल नंबर, एक पूर्ण संख्या के बारे में बताया था कि जो पूर्ण संख्याएं होती है ना, वो कहां से शुरू होती है? 0 से 9 तक। तो वैसे हमने लिया था कि इसमें कंप्लीट नंबर आ जाते हैं, इन्हीं को अलग अलग नंबर्स में ऐड करते जाओ और नई संख्याएं बनती जाएगी। अब इसी के अंदर अगर इन्हीं संख्याओं में मैं प्लस और माइनस लगा दूं, जो आप नंबर लाइन, एक संख्या रेखा देखी होगी आपने छोटी क्लास में, जो एक नंबर लाइन होती है ना इस टाइप के अंदर, उसके अंदर हमारी 2 टाइप की संख्या होती है। ये 0 1 2 3 ऐसे चल रही है आगे, इधर -1 -2 -3। ये जो फॉर्म होती है, इनको तो बोलते हैं हमारा कौन से नंबर? नेगेटिव नंबर।
जिसको हिंदी में कहेंगे, कौन सी संख्या होती है? नेगेटिव नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? ऋणात्मक संख्या। कौन सी होती है? ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक होते हैं। और ये जो नंबर आएंगे ये हमारे क्या होंगे? पॉजिटिव नंबर होंगे। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं धनात्मक। धनात्मक, ये याद रखना, ऋणात्मक और धनात्मक। और ये इनकी जो फॉर्म होती है, इनका जो कंप्लीट रूप होता है दैट इज इंटीजर, और उसको हम क्या कहेंगे? पूर्णांक। क्लियर है? इसके अलावा जो बच गया हमारे पास, ये जीरो दिख रहा है आपको? ये जीरो जो होता है ना, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी नहीं होता, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ना तो पॉजिटिव में आता है वो, ना ही नेगेटिव में आता है, ये ध्यान रखना। तो ये जो कंप्लीट फॉर्म है ये हमारी किसके अंदर आ जाएगी? इंटीजर्स में आ जाएगी। अब इंटीजर्स को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? वैसे तो हमने देख लिया कि इंटीजर में हमारे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर आते हैं, लेकिन उसमें और कौन कौन सी फॉर्म बन सकती है और कौन कौन से नंबर आ सकते हैं जिसमें आपका इंपॉर्टेंट रहता है। अब यहां से देखना क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, यहां से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं वो यहां से शुरू होते हैं। तो बढ़िया तरीके से सीखते जाओ, आराम से समझ में आएगा। जैसे इंटीजर को हम लिखते हैं, इंटीजर्स को हम दो फॉर्म में और कन्वर्ट करते हैं। कौन कौन से? इवन नंबर और ऑड नंबर। वैसे तो इंग्लिश में समझ में आ जाता है ये इवन और ऑड का क्या मतलब होता है, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, ये तो आपने बहुत जगह सुना होगा, सम और विषम का मतलब तो आपको अच्छे से पता है कि इवन क्या होते हैं, ऑड क्या होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो इवन नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जो 2 से डिविजिबल हो, जो 2 से विभाजित होते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है उनको हम क्या कहेंगे? इवन नंबर कहेंगे। समझ में आया? उनको हम क्या कहेंगे? इवन नंबर कहेंगे। अच्छे से समझ में आया? और ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होगी, ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं है, उनको हम कहेंगे हमारे ऑड नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिख दिया -8, -4, 2, 6, 10, ये सब जो नंबर्स होते हैं ये हमारे किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 2 से। 2 से विभाजित होते हैं ना, तो अगर कोई नंबर 2 से विभाजित हो रहा है तो क्या होगा? वो इवन नंबर होगा, सम संख्या होगी। और इसी के अलावा जो बच गए, आपको पता है नंबर लाइन के अंदर बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उसके अलावा जो बच गए उसको हम विषम कह देंगे, है ना? 2 से विभाजित नहीं होंगे। जैसे 5 हो गया, 3 हो गया, -1 हो गया, -5 हो गया, -11 हो गया, ये सारे जो नंबर बनते हैं इनको हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। अब इसके अलावा एक आपके पास एक नंबर और ऐसा होता है जिसके बारे में अभी भी हम देखो पूरा क्लियर नहीं किया गया उसको, लेकिन हम उसको किस फॉर्म में रखते हैं, मतलब इनमें से किस वाले ग्रुप में रखें, इसमें रखें या इसमें रखें। तो वो नंबर है हमारा 0। कौन सा है? 0। अगर 0 को देखा जाए कि ये इवन है या ऑड है, वैसे तो क्लियरली किसी ने नहीं बताया अभी तक कि 0 क्या है, ये किसी ने नहीं बताया अभी तक, लेकिन हम इसको रखेंगे इवन की फॉर्म में। क्यों रखेंगे? क्योंकि इवन की डेफिनेशन ये है कि जो 2 से विभाजित है, सम संख्या का मतलब जो 2 से डिविजिबल है। अगर 0 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये 0 टाइम जाता है। आपको पता है कितने टाइम जाएगा? 0 टाइम जाएगा। इसका मतलब 2 से विभाजित हो रहा है, ये 2 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर 0 जो आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? इवन नंबर के अंदर आ जाएगा, सम संख्या में आ जाएगा। ये ध्यान रखना। तो आपके पास क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे, आपके पास इवन ऑड के से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। कैसे? उसकी फॉर्म बनी होगी। अब स्टैंडर्ड फॉर्म, ये तो मैंने एग्जांपल दिए हैं आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मतलब जो मानक रूप होता है, देखते हमें जैसे उसको आइडेंटिफाई करना हो, उसको हम कैसे करते हैं? तो ध्यान रखना, जो इवन नंबर्स होते हैं वो 2n की फॉर्म में लिखे होते हैं। अब n की जगह आप कुछ भी रखो अपनी मर्जी से, 1 2 3 4 5 6 एनी नंबर, कोई भी आप नंबर लिख दो n की जगह पे, आपके पास क्या बनेगा? वो एक इवन नंबर बनेगा। इसी टाइप में जब आप इस नंबर को रिप्रेजेंट करते हो तो ये नंबर जाएगा 2n + 1 की फॉर्म में। किस में जाएगा? 2n +
1 की फॉर्म में, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म दिया जाएगा या फिर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म डायरेक्ट ऑप्शन में बहुत सारी फॉर्म दी जाएगी और ये पूछा जाएगा कि इनमें से ऑड नंबर की या विषम संख्या की फॉर्म कौन सी है। तो आपको ये ध्यान रखना है। वैसे तो हमने सबने ये पढ़ रखा है कि इवन और ऑड होते क्या हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत कम जगह देखने को मिलती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप इसका क्या होता है, ये होता है। क्लियर हो गया होगा। सम और विषम का क्या मतलब है, इवन ऑड का क्या मतलब है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नंबर्स को, ये तो चलो उसमें से ही हमने निकाले हैं। अब नंबर्स को और कैसे कैसे लिखे जा सकते हैं और किस किस फॉर्म के अंदर नंबर होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक और इसी फॉर्म की, जिसमें हमारे दो टाइप के नंबर और आते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, एक तो होता है हमारा प्राइम नंबर। कौन सा होता है, प्राइम नंबर। और एक होता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हिंदी के अंदर बात करें अगर, तो हिंदी का जो नाम है वैसा ये काम करता है, अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे इसको, अभाज्य संख्या। हिंदी से आपको अच्छे से समझ में आएगा, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। और इसको कहेंगे भाज्य संख्या। हिंदी से आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि जैसे हिंदी का इसका नाम है वैसे ये काम करता है। कैसे, प्राइम नंबर, क्या लिखा मैंने, प्राइम नंबर। अभाज्य, क्या मतलब होता है अभाज्य का, ऐसी संख्या है जिनको विभाजित नहीं किया जा सके, और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकते, उसको फैक्टर की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, उसके गुणनखंड नहीं किए जा सकते, ऐसे नंबर को हम कहते हैं क्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर, इसको हम बाद में लिखेंगे, इसके अंदर यहां एग्जाम्पल दे देता हूं आपको पहले मैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 2। अब इस 2 के अगर हम फैक्टर करने जाएं तो इस 2 के फैक्टर क्या होंगे, एक तो 1 होता है और एक ये खुद होता है इटसेल्फ, ठीक है। आपको ध्यान रखना, ऐसे नंबर जिनके गुणनखंड या तो 1 होगा और या फिर वो खुद होगा, जो गिवन नंबर है वो खुद होना चाहिए। एक तो वो उसका फैक्टर कौन होगा, 1 होगा, या फिर उसका फैक्टर क्या होगा, खुद होगा, जो गिवन नंबर है वो। ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब अगर सीक्वेंस में चलते हैं, पॉजिटिव में चलते हैं ये सारे नंबर, अगर सीक्वेंस में चलते हैं तो कौन कौन से नंबर होते हैं जो प्राइम होते हैं, देखते जाओ। जैसे ध्यान से देखना, यहां से क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से और बार बार पूछा गया है, इसलिए ध्यान से देखो इसको। जैसे सबसे पहले आया 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर 7, फिर 11। इन सब के जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13, फिर आएगा आपके पास 17, फिर आएगा 19, ऐसे चलते जाएंगे ये। तो ये एग्जाम्पल है हमारे प्राइम नंबर के। और ऐसे इन सब के अगर फैक्टर करने जाओगे, अगर गुणनखंड करने जाओगे, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इनके अंदर जो फैक्टर या गुणनखंड जो आएगा, या तो 1 आएगा या ये खुद नंबर आएंगे, है ना। समझ में आया, ये इजी है, हार्ड तो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आपको ध्यान रखने हैं, इनको बाय नेम आपको याद रखने हैं, क्योंकि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन, अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये समझो। आपसे पूछ लिया कि जो प्राइम नंबर होता है, इवन प्राइम नंबर बताओ, सम अभाज्य संख्या बताओ। देखो इवन प्राइम नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोगों को नहीं पता। इवन प्राइम नंबर, अभाज्य सम संख्या, अभाज्य सम संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता। ये कह रहा है पहली बात तो अभाज्य होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, और वो भी कौन सा होना चाहिए, इवन। तो याद रखना, 2 जो होता है, 2 जो होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऐसा नंबर होता है जो प्राइम भी है और इवन नंबर भी है, जो हमारा अभाज्य भी है और क्या है, सम संख्या भी है। ओनली 2, क्या है, ओनली 2, जो 2 है वो सिर्फ और सिर्फ अकेला ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर है। तो आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन में डालेगा, या फिर आपसे ये पूछा जाएगा 2 जो है वो किस टाइप का नंबर है, तो उसमें ऑप्शन अलग अलग डाल देगा कि अभाज्य संख्या है, अभाज्य सम संख्या दे सकता है, या फिर और कुछ नंबर भी डाल देगा उसके अंदर। तो ये ध्यान रखना, जो इवन प्राइम नंबर है, जो अभाज्य सम संख्या है, वो किस रूप में होती है, 2 जो है एकमात्र ऐसा नंबर है। क्या कह रहा हूं मैं, 2 एकमात्र ऐसा नंबर है जो सम भी होता है प्लस अभाज्य भी होता है, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन एक बार पहले एसएससी में पूछा गया है, एक क्वेश्चन, और ये ध्यान से देखना कि
जो प्राइम नंबर का सेट होता है, जो प्राइम नंबर का सेट होता है, जो समूह हमारा अभाज्य संख्या का होता है, उसमें ऐसे पेयर बताओ जो कॉन्जुगेटिव होने चाहिए, जो क्रमागत होने चाहिए। मतलब क्या होने चाहिए, एक ही, मतलब उनका डिफरेंस इक्वल रहना चाहिए। जो कॉन्जुगेटिव वर्ड है, जो हमारा क्रमागत जो शब्द है, उसका मतलब क्या होता है कि उसका सीक्वेंस एक ही रहना चाहिए। जैसे अगर देखा जाए तो ये वाला पेयर, अगर मैं देखूं यहां पर ये वाला पेयर, देखो ये पेयर कौन सा, 3, 5 और 7, इसका डिफरेंस देखो 2 का है, इसका डिफरेंस भी 2 का है। तो जिनका डिफरेंस इक्वल चलता है वो कॉन्जुगेटिव फॉर्म के अंदर होते हैं। उसके अलावा आगे जाओ, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, इनका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 4 का, इनका 2 का, इनका 4 का। तो ये डिफरेंस चेंज हो रहा है, ये डिफरेंस चेंज हो रहा है आगे। लेकिन ये 3 नंबर है जो कॉन्जुगेटिव होते हैं, प्राइम होते हैं, क्रमागत अभाज्य संख्याएं होती है। कौन सी होती है, क्रमागत अभाज्य संख्याएं। तो आपके पास यहां पर क्वेश्चन जो आता है वो ये पूछ लेता है कि जो इवन नंबर की फॉर्म होती है, जो क्रमागत संख्या होती है, वो किस फॉर्म के अंदर होती है और होनी कौन सी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए, कॉन्जुगेटिव होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये एकमात्र ऐसा पेयर है पूरी फॉर्म के अंदर जो क्या होता है, कॉन्जुगेटिव होता है, कॉन्जुगेटिव होता है, क्रमागत होता है, इसका जो अंतर होता है वो समान होता है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन बताए, एक तो इवन वाला बता दिया मैंने आपको, एक ये बता दिया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो आता है कि हमारे जो प्राइम नंबर, देखो वैसे तो इनफाइनाइट नंबर तक जाता है ये, लेकिन हमें ये पता करना है कि हमें कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन एक और पूछा जाएगा कि 1 से लेकर 100 के बीच में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो ध्यान रखना, 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं, 25 इवन नंबर्स होते हैं। कितने नंबर होते हैं, 25 इवन नंबर्स होते हैं, 25 होते हैं। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन आ गया, जैसे इसको अगर मैं अलग अलग करके लिखूं, मान लो 1 से 50 तक कर दूं, 1 से 50 तक और 50 से 100 तक, ये मैंने किया। मान लो 1 से 50 तक और 51 से 100 कर दो या 50 से 100 कर दो, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर कितने होते हैं, ध्यान रखना, 1 से 50 में 15 ऐसे नंबर होते हैं जो क्या होते हैं, प्राइम होते हैं। क्या होते हैं, प्राइम। 15 नंबर ऐसे होते हैं जो प्राइम होते हैं। और ये 50 से 100 के बीच में 10 नंबर हमारे प्राइम होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती है 10। तो एक बार क्वेश्चन आया था आपके पास डायरेक्ट कि 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो 10 अभाज्य संख्याएं होती है। तो वैसे तो आप क्या करोगे, उसमें लिखोगे, लिख लिख के आप देखो कि हाँ ये अभाज्य है, ये, उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो डायरेक्ट याद रखना, 100 से ऊपर वैसे तो इनफाइनाइट मैंने आपको बताए हैं, लेकिन आपको सिर्फ इससे ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि ये बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है और इतना आप नहीं कर सकते उसके अंदर। तो सिर्फ इतना याद रख लो कि 1 से 100 के बीच में हमारे पास 25 प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती है। और अगर इनको अलग अलग करके लिखें, 1 से 50 का पूछ ले आपसे और 50 से 100 का पूछ ले, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर है यहां तक? तो ये एग्जांपल तो मैं यहां रखूंगा एक बार, बाकी ये पोर्शन में हटा रहा हूं। उसके अलावा जो सेकंड फॉर्म आ रही है वो देखो क्या है। अब हम पढ़ेंगे कौन सा नंबर, कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर, कंपोजिट, जिसको कहते हैं भाज्य, जिसको विभाजित किया जा सके कम से कम उसके। इसमें मैं बस कितने फैक्टर आ रहे थे, सिर्फ 2, मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 2 है। मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 2, अधिकतम 2 हो रहे हैं इसमें, और जो न्यूनतम है वो कितना है, 1 ही है ना। तो ये आपको पता है। अब हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर, कंपोजिट नंबर पे। किस पे कर रहे हैं बेटा, कंपोजिट नंबर पे बात कर रहे हैं। याद रखना, ये कंपोजिट नंबर जो होता है वो क्या होता है, भाज्य संख्याएं। अब आपको पता है कि जो हमारे पास प्राइम नंबर के सेट है, उसके अलावा जो बच गए वो कौन होंगे, कंपोजिट। इसमें भी एक बढ़िया क्वेश्चन आता है, अभी बताते हैं कैसे। पहले हम इनको देखते हैं कि ऐसे कौन से नंबर होते हैं। तो सिंपली इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं कि भाज्य संख्याएं होती क्या है। ऐसी संख्या जिनको 3 या 3 से ज्यादा गुणनखंड में विभाजित किया जा सके। ऐसी संख्याएं जिनको 3 या 3 से ज्यादा गुणनखंड में विभाजित किया जा सके। जैसे सबसे पहले लिखते हैं हम 4। अब 4 को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, देखो 3 भाग होते हैं। 4 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है
और खुद 4 की टेबल में भी आता है। तो 3 पार्ट हो गए ना, इसके 3 फैक्टर हो गए, इसके 3 गुणनखंड हो गए। तो ऐसी संख्याएं जिनके 3 या 3 से ज्यादा गुणनखंड होते हो, ऐसी संख्याएं हमारी कौन सी होती है? भाज्य होती है, कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, दीज आर कंपोजिट नंबर्स। तो अब इसके एग्जांपल्स में पढ़ते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 था, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 था। इसी टाइप में सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? तो वो होगा 4, फिर आएगा 6, फिर आएगा 8, फिर 9, फिर 10, फिर 12, 14, 15, 16, ऐसे चल रहा है। समझ में आया? अब इसके अंदर आपको जो ध्यान रखना है वो वही सेम चीज, जैसे इसमें तो कॉन्जुगेटिव की फॉर्म बनी रही है 4, 6, 8 वाली। उसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। जैसे मैंने इसमें क्वेश्चन पूछा है आपसे कि 2 का क्या रिलेशन है, 2 के ऊपर एक क्वेश्चन आया, 2 के ऊपर एक क्वेश्चन आया कि सबसे छोटा या फिर ओनली प्राइम नंबर के अंदर ओनली इवन नंबर एक ही होता है 2, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया। इसी टाइप में इस पे भी एक क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा, पहला तो क्वेश्चन ये आएगा कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी कौन सी होती है? 4 होती है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी विषम भाज्य ऑड जो कंपोजिट नंबर है वो कौन सा है? तो आपको पता है ये वाला फर्स्ट नंबर पे आता है, जो क्या है? ऑड कंपोजिट नंबर है। विषम हमारा क्या है? विषम अभाज्य संख्या है। ये विषम अभाज्य संख्या है, याद रखना इस चीज को। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है 9 पे कि सबसे छोटा हमारा ऑड इंटीजर, ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको ध्यान रखेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन और आता है कि ये जो 1 होता है, 1 के ऊपर भी देखो हमने यहां से 2 से स्टार्ट किया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे चल रहा है। तो हमने इसमें एक वैल्यू छोड़ दी, कौन सी? 1। कौन सी छोड़ दी हमने? 1। जैसे मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर आपको बताया कि 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, उसी टाइप में 1 भी एक एक्सेप्शन है, 1 भी एक अपवाद है जो ये कहता है कि ये तो ना तो हमारा क्या होता है? कंपोजिट होता है, ना ही प्राइम। ठीक है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये ध्यान रखेंगे आप। ये ना तो प्राइम नंबर में आता है, अभाज्य संख्या में आता है, ना हमारे भाज्य संख्या में आता है, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन को ये क्या करता है? ये दोनों की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता, इनमें से किसी भी एक डेफिनेशन को नहीं कर रहा। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि या तो 1 की टेबल में आना चाहिए या फिर हमारे पास किस में आना चाहिए? खुद की टेबल में भी आना चाहिए वो, और 2 फैक्टर होने चाहिए उसके। इसमें थे 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन 1 का सिर्फ एक फैक्टर होता है, ये सिर्फ खुद की टेबल में 1 में आ रहा है, इसलिए ये 1 ऐसा नहीं है। 1 देखो, 1 तो एक कॉमन नंबर है, वो सबकी टेबल, 1 की टेबल में सब आते हैं, सारे नंबर आते हैं, लेकिन ये जो 1 है वो सिर्फ खुद की टेबल में आ रहा है, सिर्फ एक फैक्टर इसका बन रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर ना तो प्राइम में रखा गया इसको और ना फिर कंपोजिट में रखा गया। वैसे देखा जाए तो हमने प्राइम की डेफिनेशन में ये भी पढ़ा था कि उसका 1 की टेबल में आना चाहिए और खुद की टेबल में आना चाहिए। तो 1 की टेबल में भी आता है और 1 खुद अपनी टेबल में भी आ रहा है, तो होना तो ये प्राइम चाहिए नंबर, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, इसका फैक्टर 1 बन रहा था, इसलिए इसको किसी में नहीं रखा, ना तो प्राइम में रखा गया और ना ही हमारे कंपोजिट में। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो आपके पास यहां पे 4-5 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ इन 2 नंबर के ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ध्यान रखने हैं, सबसे छोटा 2 हमारा कौन सा नंबर होता है, और इवन के अंदर सारे मैंने आपको इसको क्लियरिफाई कर दिया है। उसके अलावा एक फॉर्म और बनती है आपकी, देखो क्या, इसको नोट करके रखना अच्छे से, ठीक है ना। उसके अलावा आपकी एक फॉर्म और बनती है, और वो क्या होती है उसको देखो, जिसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स या रिलेटिव नंबर्स भी कहते हैं उसको, ठीक है ना। को प्राइम नंबर, जिसको कहा जाता है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या होती है सह अभाज्य संख्या? ध्यान से सुनो, को प्राइम नंबर, जैसे हमारे पास प्राइम आए थे और कंपोजिट आए थे, भाज्य और अभाज्य 2 संख्याएं, हमने एक सिंगल नंबर के अंदर उसको लिखा था, हमने एक सिंपल सिंगल नंबर में उसको लिखा था। हमने क्या लिखा था सिंपल सिंगल नंबर में? जैसे प्राइम को हमने 2, 3, 5, 7 ऐसे लिख रहे थे, कंपोजिट में 4, 6, 8 ऐसे आ रहे थे।
लेकिन इसमें चलते हैं नंबर पेयर में। किस में चलते हैं? एक जोड़े के साथ नंबर आता है। कैसे आता है इसको समझो। जैसे मैंने यहां पर नंबर लिख दिया 5 and 7। क्या लिखा बेटा मैंने? 5 and 7। तो 5 और 7 के अंदर देखो, ध्यान से देखो, ऐसे नंबर, डेफिनेशन की बात कर रहा हूं, इसके अंदर ध्यान से सुनना। ऐसे नंबर, ऐसी संख्याएं जिसके अंदर दो संख्याएं आएगी और दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए अदर देन 1। मतलब इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। 1 के अलावा कोई भी इसका कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने ये कहा, इसके फैक्टर करो तो इसका बनेगा 5 और 1, इसके फैक्टर करो, इसके बनेगा 1 और 7। तो मैंने कहा 1 के अलावा कोई भी कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए, तो 1 के अलावा इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। मैंने एक एग्जाम्पल और लिया 9 और 10 का। 9 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 1 होता है, 3 होता है और 9 खुद होता है। 10 के जो फैक्टर लेंगे वो होगा 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और एक खुद 10 होगा। तो इनको ध्यान से देखो, इनको ध्यान से देखो, इसमें सिर्फ एक 1 ऐसा है जो कॉमन है। तो मैंने 1 को पहले हटा दिया था इस डेफिनेशन में कि ऐसे दो नंबर जिनके अंदर 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, उन नंबर को हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ध्यान से देखना। मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। मैंने लिखा है 4 6 7 14 3 8 और 9 15। मैंने आपको क्वेश्चन दिए, मैंने इनमें से पूछा इस ऑप्शन में बताइए कि कौन से ऐसे नंबर है जो को प्राइम है, कौन से ऐसे नंबर है जो को प्राइम है। इसमें ध्यान से देखो, 1 के अलावा 2 भी इसका कॉमन फैक्टर है, 1 के अलावा 2 भी इसका कॉमन फैक्टर है। इसमें भी 7 के अलावा, 1 के अलावा, और देखो 7 भी कॉमन फैक्टर है, 2 भी कॉमन, 2 नहीं है, 7 है और 1 है, 2 कॉमन फैक्टर हो गए इसमें। इसमें देखा जाए तो इसमें देखो, इसमें कौन है, इसका फैक्टर होते हैं 2 होते हैं, 4 होते हैं, 8 होता है, लेकिन इसमें सिर्फ 3 और 1 होता है। तो ये वाला जो नंबर है ये हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? को प्राइम नंबर हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो बार बार सुनते जाओ और इसको समझते जाओ, इसको नोट करते रहना। क्या कहते हैं, कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो हमारे किस में आती हो, जिसके सिर्फ हमारे 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए, दूसरा गुणनखंड नहीं होना चाहिए, वो हमारी सह अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छे से, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। बढ़िया तरीके से आपको समझना है, नोट करके रखना है इसको, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और भी आपके साथ जो भी आपके नॉन है उनके साथ ये वीडियो शेयर करते रहो और उनको बताते रहो जितना भी हमारा बेस। अभी देखो हमारा नंबर सिस्टम का सिर्फ बेस चल रहा है, बेसिक नंबर के साथ साथ कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो नॉर्मल सी बात है, अब मैं आपको कराने को डायरेक्ट क्वेश्चन करवा सकता था। मैंने आपको एक ऐसे क्वेश्चन लिखा और मैंने सीधा पूछ लिया कि इसमें को प्राइम नंबर कौन से है, तो फिर मैंने जनरल सी डेफिनेशन बता दी कि ये होती है। लेकिन ये डेफिनेशन डीपली हम करते हैं, इसको फैक्टर से हम समझते हैं, तब हमें अच्छे से समझ में आता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जो बेस होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और मैं बेस ही करवा रहा हूँ आपको। हमारे जितने भी वीडियो आएंगे ना, सारे बेसिक पे आएंगे। क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ट्रिक भी सिखाऊंगा, लेकिन वो बाद की बात है, ठीक है ना। पहले हमें बेस सीखना है। हमारा बेस अगर स्ट्रांग होगा तो अगर कोई ट्रिक नहीं भी आती होगी तो हम क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा बेस बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए अब आगे चलते हैं, ये नंबर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और आता है, जो हमारा नंबर सिस्टम के अंदर, नंबर्स के अंदर जो हमने रैशनल और इररेशनल में डिफरेंशिएट किए थे दो नंबर को। ध्यान से सुनो, कल मैंने आपको प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, दो टाइप के नंबर बताए थे। एक थे रैशनल, जिसको हम कहते हैं परिमेय। क्या कहते हैं? परिमेय। एक होते थे इररेशनल, जिसको कहते हैं अपरिमेय। ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करवा रहा हूँ इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत बार पूछी गई है, डेसिमल एक्सपेंशंस में आता है, दशमलव प्रसार में आता है। अब मैंने आपको सिंपल ये बताया था कि ऐसे नंबर जिनको p/q फॉर्म में लिख सकें वो हमारे क्या होते हैं, जिसमें q 0 नहीं होना चाहिए, वो हमारे रैशनल होते हैं, परिमेय होते हैं। इररेशनल नंबर जो p/q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, अच्छे से समझा दिया था मैंने आपको। लेकिन ये तो बात हुई नॉर्मल जो नंबर आते हैं उसके ऊपर। अगर डेसिमल में नंबर आ गया, मैंने आपको एक नंबर दिया 0.5763 ऐसे चल रहा है नंबर,
मैंने आपको एक नंबर दिया, मैंने कहा कि इस नंबर को देख के बताओ कि ये परिमेय है या अपरिमेय है, रैशनल है या इररेशनल है, तो ये कैसे हमें पता चलेगा? तो इसको हम कैसे p बटा क्यू, आपको ये भी सिखाऊंगा मैं p बटा क्यू फॉर्म में लिखे कैसे जाते हैं नंबर, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि ये नंबर जो होते हैं इनको डेसिमल वाले नंबर, दशमलव वाले, पॉइंटों वाले जो संख्याएं होती है उन नंबर को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, किसके थ्रू, रैशनल और इररेशनल के थ्रू कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ये हम समझेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ध्यान से सुनो, हमारा जो डेसिमल नंबर होता है, जो दशमलव होता है, देखो जो हमारे डेसिमल्स होते हैं, दशमलव जिसको हम पॉइंट कहते हैं ना, इसके ऊपर बात करते हैं। क्या मतलब है, पॉइंट कहां लगता है? सिंपल सी चीज समझो, पॉइंट कब लगाते हैं हम जब किसी क्वेश्चन में भाग करते हैं तो हम पॉइंट लगाएंगे, हम किसी क्वेश्चन में भाग करते हैं तो पॉइंट लगाएंगे। आपको ये चीज पता है और आपने डिवाइड बहुत बार किया है, आपने छोटी क्लास में भी डिवाइड सीखे हैं, आपको ये चीज पता है कि जो डिवाइड होता है ना उसके अंदर एक शेषफल आता है। देखो इसको समझो, मैं आपको एकदम शुरू से बताता हूं। जैसे मान लो मैं 10 को डिवाइड करता हूं 7 से, तो ये कितने टाइम जाएगा? देखो 7 1 जार 7, ये बच गया 3। आपको पता है ये शेषफल बचता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम शेषफल कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? शेषफल। ये शेषफल जो होता है ना, ये डेसिमल में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करता है? देखो डेसिमल जो होता है ना, वो पॉइंट जो लगता है वो लगता है इसी के अकॉर्डिंग। अब आपको पता है कि कोई भी डिवाइड होता है ना वो दो टाइप के अंदर होता है। कोई भी डिवाइड आप करोगे डेसिमल में जो होगा, या कोई भी डिवाइड आप करते हो, कोई भी भाग आप लगाते हो ना, वो दो टाइप में होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है हमारा टर्मिनेट, एक होता है हमारा टर्मिनेट जिसको कहते हैं शांत प्रवृत्ति का। कैसा? शांत प्रवृत्ति का। और एक होता है नॉन टर्मिनेट। क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेट। वैसे तो देखो इसकी बहुत सारी वो अलग अलग टाइप से इसको समझाया जाता है, लेकिन हम सिर्फ जनरल डेफिनेशन से समझेंगे इसको। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? देखो मैंने क्या कहा, जनरल से समझेंगे। जनरल से कैसे समझेंगे? टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट। सिंपल, जब हम भाग लगाते हैं ना, सिंपल सी चीज, जब हम भाग लगाते हैं तो क्या होता है यहाँ पे भाग के अंदर कि या तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा, या तो शेषफल रिमाइंडर क्या आएगा? 0, या तो रिमाइंडर 0 आएगा, और या फिर जो रिमाइंडर होता है, जो शेषफल होता है, जो शेषफल होता है, जो रिमाइंडर होता है, वो 0 नहीं आएगा, नॉन 0 होगा। दो ही कंडीशन होती है, आपको पता है। जब भाग लगाते हो, जब 0 आ गया या 0 नहीं आएगा। तो जब 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो भाग रुक गया। पॉइंट के बाद भी आ सकता है 0, कोई जरूरी नहीं है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, मैं 25 को डिवाइड करता हूं 8 से, ध्यान से देखना, या 20 को डिवाइड कर देते हैं 8 से, तो ये जाएगा 8 2 जार 16, पीछे आ गया हमारे पास 4, डेसिमल का पॉइंट लगाया हमने 0, 8 5 जार 40, तो ये कितने टाइम गया? 2.5। मतलब डेसिमल के बाद भी इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। डेसिमल के बाद भी इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ऐसा मत समझना कि डेसिमल सिर्फ रिमाइंडर 0 नहीं आता तभी लगाया जाता है, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यह भी होता है कि अगर आपके पास रिमाइंडर, सॉरी, यह भी होता है अगर आपके पास कि पॉइंट लगने के बाद में भी क्या होता है? आपका रिमाइंडर 0 आ सकता है। तो दो कंडीशन होती है, एक में शेषफल 0 आता है, एक में शेषफल 0 नहीं आता। तो जिसमें शेषफल 0 आ रहा है वो डिवाइड रुक चुका है, शांत हो चुका है, इसलिए उसको शांत प्रवृत्ति कहते हैं, टर्मिनेट कहते हैं। और ऐसा डिवाइड जो आगे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, तो उसके अंदर हमारे क्या बोलते हैं? उसमें रिमाइंडर क्या आएगा? 0 नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि वो डिवाइड आगे से आगे चलता जाएगा। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेट अशांत। क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेट अशांत। और उसके बाद ये जो फॉर्म होती है वो कैसे होती है? देखो इस टाइप में होती है ना, आपके पास 0.53747474 ऐसे चल रही है, या 0.632 ऐसे चल रही है। तो ये सारी फॉर्म जो होती है जिसमें रिमाइंडर, ये ऐसे मैं ऐसे सो ऑन करके लिखता हूं, डॉट 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 लगाता हूं, तो इसका मतलब ये क्या चल रहा है? हमारा आगे भी चल रहा है, इसी फॉर्म के अंदर आगे भी चल रहा है। ये मतलब होता है नॉन टर्मिनेट अशांत प्रवृत्ति का। लेकिन अशांत प्रवृत्ति में आपको पता है जो नंबर्स आते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये भी हमारे कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे। कैसे होंगे? देखो समझो, आपको पता है, आपने नंबर देखे होंगे, छोटी क्लास में ये चीज सीखी होगी कि अगर कोई भी नंबर हमारा इसके अंदर आ रहा है, अगर उसका पॉइंट के बाद नंबर चल रहा है, तो वो 2 टाइप के अंदर नंबर देता है, 2 टाइप में नंबर देता है। एग्जाम्पल के लिए समझो पहले कौन कौन से नंबर होते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 0.37337, मतलब ये 37 बार बार आ रहा है,
ये 3 7 बार बार आ रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ये रिपीट कर रहा है नंबर। और एक ऐसी फॉर्म भी देखी होगी 0.4 7 3 2 6 5 7 8 9 1 0 3 7 ऐसे चल रहा है। तो इसमें देखो कोई भी ऐसी फॉर्म नहीं है जो रिपीट कर रही हो बार बार। ऐसे मत करना कि सर यहाँ 4 आया तो आगे 4 नहीं आ सकता क्या, यहाँ 7 है तो आगे 7 आ रहा है ना, ये चीज नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं एक फॉर्म ऐसी होती है जो रिपीट करती जाती है बार बार, जो जिसकी आवृत्ति बार बार होती रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारा रिपीट वाला होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना, तो ये ऐसी फॉर्म बनती है इसके अंदर। तो ये दो टाइप में डिवाइड होती है। कौन कौन सा टाइप होता है, टाइप समझो इसका, ये दो टाइप में होती है। एक को तो हम कहते हैं कैसी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जिसको कहते हैं पुनरावर्ती, ठीक है, या फिर आवर्ती बार बार होना। और एक होता है नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अनावृत्ति। क्या कहते हैं, अनावृत्ति। ध्यान रखना, ये होती है पुनरावृत्ति और ये होती है अनावृत्ति, ठीक है, ये होती है अनावृत्ति। ये चीज आप इसको ध्यान से समझना, दोनों में बहुत बहुत डिफरेंस है दोनों के अंदर, ठीक है ना। क्या चीजें होती है इसको समझो। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, ऐसे नंबर्स जो डेसिमल के बाद एक फॉर्म आने के बाद में रिपीट करते जाएंगे, वो हो गया हमारा रिपीटिंग डेसिमल। और एक ऐसा होता है जो पॉइंट के बाद में कभी भी किसी भी फॉर्म के अंदर रिपीट नहीं करेगा, वो नॉन रिपीटिंग फॉर्म होती है, ठीक है। अब ये मैंने क्यों बताया डेसिमल के अंदर, ये चीजें क्यों बताई मैंने आपको, ये इसलिए बताई है कि ये डिफरेंशिएट करेगा रैशनल और इररेशनल में। मतलब आपके पास क्वेश्चन आ गया ऐसे 0.37474747 ऐसे आ गया, आपसे पूछ लिया कि ये नंबर क्या है, रैशनल है या इररेशनल है। आपने ये तो देख लिया इसके अंदर कि यार ये रिपीट कर रहा है, रिपीट के अंदर ऐसा क्या है ना। तो रिपीट के अंदर हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं है, कि हमने तो ये देखा था कि p बटा क्यू फॉर्म में होता है वो हमारी परिमेय होती है, p बटा क्यू में नहीं है, तो ये तो डेसिमल में आ गया और दूसरा रिपीट कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन से घबराना बिल्कुल नहीं है, ये हमने यहाँ पर अब इसको हम क्लियरिफाई करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखो कितनी फॉर्म बनी, समझो डेसिमल के अंदर कितनी फॉर्म बनी, टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट में ये दो फॉर्म बनी, नॉन टर्मिनेट में ये दो फॉर्म बनी, तो टोटल बन गई 1 2 और 3। भाई ये इसी की फॉर्म है, इसी के सब पार्ट है, तो 1 2 और 3 बने ना। तो ध्यान से समझो, बिल्कुल ध्यान से समझो, ये जो फॉर्म होती है, ये वाली जो शांत वाली, और ये जो फॉर्म होती है रिपीट कर रहे हैं, तो ये दोनों फॉर्म हमारे कौन से नंबर को लेके आएगी, रैशनल नंबर को लेके आएगी। परिमेय संख्या होती है, बार बार कह रहा हूं ध्यान रखना, परिमेय होती है, याद रखना, इसको गलत नहीं करना, नोट करके रखना। जो नंबर शांत हो जाते हैं, जिसमें शेषफल 0 रिमाइंडर 0 आ जाता है, टर्मिनेट होते हैं। और ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेट तो है लेकिन उसमें डेसिमल के बाद पॉइंट की रिपीटेशंस हो रही है, उसके अंदर संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, ऐसी संख्याएं हो चाहे ऐसी संख्याएं हो, उन दोनों को हम क्या कहेंगे, रैशनल कहेंगे। दोनों को हम क्या कहेंगे, रैशनल। और ये वाली जो फॉर्म बन के आई है हमारे पास, कौन सी, जो कभी रिपीट कर ही नहीं रही, चले जा रही है पागलों की तरह, ऐसे बस पॉइंट के बाद नंबर लगाते जाओ इनफाइनाइट टाइम तक चलती जा रही है, तो ऐसी संख्या हमारी आती है इररेशनल में, अपरिमेय के अंदर। क्लियर हुआ, इररेशनल में अपरिमेय के अंदर। तो फिर से देखो, हमने इसमें दो नंबर को क्लियरिफाई किया है, रैशनल और इररेशनल को। कैसे, डेसिमल के बेसिस के ऊपर। जैसे मैंने कहा कि अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर जब आप किसी भी डिवाइड को करते हो तो दो आपके पास डिवाइड आते हैं, या तो रिमाइंडर 0 आता है या 0 नहीं आता। 0 आ रहा है तो वो शांत होता है, टर्मिनेट होता है। अगर 0 नहीं आ रहा हमारा शेषफल तो वो अशांत होता है, नॉन टर्मिनेट। इसमें भी दो केस बनते हैं कि अगर 0 नहीं आ रहा तो डेसिमल के बाद कैसी संख्याएं आती है, संख्याएं आती है जो रिपीट कर रही है, संख्याएं आती है जो रिपीट नहीं कर रही है। तो इसका मतलब जो रिपीट कर रही है और जो शांत है वो दोनों रैशनल की फॉर्म बनाएगी, और जो नॉन रिपीटिंग है वो हमारी इररेशनल अपरिमेय संख्या की फॉर्म बनाएगी। क्लियर हुआ। तो ये हमने यहां पर क्या पढ़ लिया, कितना पढ़ लिया हमने, कि कोई भी नंबर होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर,
प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, बहुत सारे टाइप के नंबर, उनके अंदर जो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। को प्राइम नंबर बता दिए, सह अभाज्य बता दी, रैशनल इररेशनल के अंदर जो डेसिमल के अंदर जो डिफरेंशिएट होता है, जो अंतर होता है, जो विभाजित होता है, वो मैंने आपको बता दिया। तो अच्छी तरीके से नोट करो इनको, अच्छी तरीके से क्वेश्चन करो, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपके पास अगर कोई भी आपकी प्रैक्टिस बुक है उसमें क्वेश्चंस को चेक करो, उसमें क्वेश्चंस देखो ऐसे, और गलत नहीं करना, ये पूरा आपका बेस है इस चीज का, ठीक है ना। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे आगे नंबर आते हैं, और भी फॉर्म बनती है, इनके अंदर क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या गुणनखंड किसको कहते हैं, एक वर्ड आता है गुणनखंड आपके पास, एक फैक्टर की फॉर्म आती है, एक मल्टीपल आता है आपके पास कि उसके अंदर जो उसके मल्टीपल्स चलते हैं वो क्या होते हैं, एलसीएम एचसीएफ क्या होते हैं, है ना, एलसीएम एचसीएफ की फॉर्म होती है, भिन्न क्या होते हैं, फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो ये सारी फॉर्म हम और भी पढ़ेंगे, इसके अंदर और भी क्वेश्चंस पढ़ते जाएंगे। तो मैंने आपको पहले ही कहा था जो नंबर सिस्टम है वेरी कॉमन टॉपिक है और सब एग्जाम में आता है, और ये काफी बड़ा टॉपिक है और इसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, लेकिन हम उस नंबर को अच्छे तरीके से आपको एग्जाम्पल दे दे के समझा रहे हैं, तो आपको अच्छे से समझना है इसको, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से नोट करके रखो, बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। और वीडियोस रेगुलर देखते रहना, नोट्स रेगुलर बनाते रहना। अगर आप वीडियोस को रेगुलर नहीं देखोगे, पूरा नहीं देखोगे, तो आप बिल्कुल आपको नहीं समझ में आएगा। वीडियो को छोड़ छोड़ के देखोगे, एक वीडियो देख लिया फिर आगे कर दिया, फटाफट आगे कर दिया, ऐसा काम नहीं करना है। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, अगर आपको आपके मैथ्स के अंदर मैथ सेक्शन को अच्छा करना है आपको, तो ये बेस आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा। ओके, चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.